मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मैं उनकी इकलौती संतान था। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं, पर मेरा मन नौकरी में नहीं लग रहा था। मैं कुछ दिन नौकरी करने के बाद वह नौकरी छोड़ देता, जिसकी वजह से मेरे पिताजी मुझसे नाराज रहते थे। एक दिन दफ्तर से घर आते ही पिताजी चारपाई पर लेट गए और माँ को आवाज़ लगाते हुए बोला, एक गिलास पानी पिला दे, बड़ी थकान हो रही है। यह लो पानी का गिलास। पिताजी के सामने बढ़ाते हुए माँ बोली, क्या हुआ, आज घर जल्दी कैसे आ गए? हाँ, वहाँ जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो बोलते बोलते पिताजी जोर से खांसने लगे तो माँ ने पानी का गिलास उनके मुंह में ही लगा दिया। आह करके पिताजी ने फिर चारपाई पर लेटते हुए पूछा, विजय कहाँ है? अभी तक घर नहीं आया क्या? घर पर ही है, सोया हुआ है। पानी का जूठा गिलास पास पड़े स्टूल पर रखते हुए बड़े उदास मन से माँ बोली, पता नहीं क्या लिखा है इस लड़के के भविष्य में। जहाँ पर भी नौकरी करता है 2-4 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पाता। तो क्या यह नौकरी भी छूट गई उसकी? चिंता के मारे पिताजी को फिर जोर से खांसी उठ गई तो माँ पानी लेने भागी। नहीं चाहिए। अपने हाथों के इशारों से पिताजी ने पानी लेने से मना करते हुए कहा, थोड़ा जहर दे दे ताकि चैन से मर पाऊं मैं। अरे जिंदगी तो हमारी खराब हो गई है जो हमने ऐसे कपूत को जन्म दिया। इससे तो अच्छा होता कि वह पैदा होते ही मर। पिताजी बोलने ही जा रहे थे कि माँ ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया कि वह ऐसी बातें अपने मुंह से न निकालें। अरे तो और क्या कहूँ मैं, बोलना। 28 की उम्र पार कर चुका है और अब तक इसकी शादी नहीं हुई है। कोई ढंग की नौकरी नहीं करता। ऐसे लड़के को कौन अपनी बेटी देगा? इस लड़के का खुद का ही ठौर ठिकाना नहीं है। अच्छा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, करेगा कुछ न कुछ। माँ ने उन्हें ढांढस बंधाया, पर फिक्र तो अब उन्हें भी होने लगी थी कि मेरे उम्र के लड़कों की शादी हो चुकी है, वे अपने घर परिवार संभालने लगे हैं और मैं अब भी ऐसे ही निठल्ला पड़ा हूँ। कहीं नौकरी लगती भी है तो उसे भी लात मार आता हूँ। आखिर यह चाहता क्या है? रोज की तरह आज भी मैं रात के तकरीबन 12 बजे घर आया और खाना खाकर मोबाइल लेकर बैठ गया तो पिताजी गुस्से से तमतमा उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कहीं किसी अड्डे पर बैठकर अपने आवारा दोस्तों के साथ ताश और जुआ खेल रहा था। जब भूख और नींद ने आ घेरा तो इसे घर की याद आई होगी और मुंह उठाकर यहाँ चला आया। लेकिन यह कोई धर्मशाला या होटल नहीं है कि जिसे जब मन करे मुंह उठाकर चला आए। पिताजी गुस्से में बकबक किए जा रहे थे और मैं उनकी बातों को अनसुना कर मोबाइल पर लगा पड़ा था। मेरी इस हरकत पर पिताजी गुस्से से उबल पड़े और मेरे हाथ से फोन छीनते हुए गरजते हुए बोले, समझता क्या है तू अपने आप को? कहीं का नवाब है क्या? इस घर में कोई खजाना गड़ा है जो तू नहीं भी कमाएगा तो जिंदगी आराम से चल जाएगी? आखिर कब तक मैं तुझे कमा कमा कर खिलाता रहूंगा? पिताजी की बातों को समझने के बजाय मैं उन पर ही चिल्लाते हुए कहने लगा कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना देख लूंगा। हाँ तो निकल जा इस घर से। पिताजी भी गरजे, इस घर में तुझ जैसे निठल्ले के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर जाकर खाक छानेगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी। बोलते बोलते पिताजी जोर से हाँफने लगे। माँ जब तक पिताजी के लिए पानी लेकर आती तब तक वह वहीं जमीन पर नीचे गिर पड़े। पिताजी को जमीन पर छटपटाते देखकर माँ बिलख कर रोने लगी। पिताजी को इस हालत में देखकर मैं भी परेशान हो उठा कि अचानक से इन्हें क्या हो गया। एम्बुलेंस को फोन लगाया तो फोन नहीं उठाया गया। तब मैंने अपने एक दोस्त राहुल को फोन किया और वह जल्द ही अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गया। आनन फानन में ही पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब जाकर उनकी जान बच पाई। पर उन्हें लकवा मार गया और उन्होंने हमेशा के लिए खटिया पकड़ ली। घर में एक पिताजी ही कमाने वाले थे, लेकिन अब वहीं बिछावन पर पड़ गए तो घर कैसे चलेगा? इधर पिताजी की बिगड़ती हालत देखकर अब मुझको लगा कि बाहर जाकर कुछ कमाना धमाना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। मगर लाख हाथ पैर मारने के बाद भी
मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, मिलती भी कैसे जब मैंने खुद लगी लगाई नौकरी को लात मार दी थी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। भले ही नौकरी मेरी पसंद की नहीं थी, मगर हर महीने तनख्वाह तो मिलती थी, जिससे मैं दोस्तों के साथ मज़े करता था, अपनी पसंद के कपड़े पहनता था। मगर अब तो एक एक पाई के लिए मैं तरस रहा था। मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा था कि मैं अपने दोस्त राहुल से कुछ मदद मांगूं। जब मैंने अपनी परेशानी राहुल को बताई तो राहुल कहने लगा कि वह मुझे ड्राइवर की नौकरी पर लगा सकता है। ड्राइवर की नौकरी पर? यार, मैं तो पढ़ा लिखा। हाँ तो क्या हो गया, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और अभी तुझे काम की बहुत ज़रूरत है क्योंकि तेरे पिता बीमार हैं, कोई कमाने वाला नहीं है तेरे घर में, तो सोच ले कि क्या करना है तुझे। राहुल का यही अपना गैराज था जहाँ नई पुरानी गाड़ियों की मरम्मत होती थी। उसकी कई लोगों से अच्छी जान पहचान बन चुकी थी। अब मरता क्या न करता। हार कर मैंने ड्राइवर की नौकरी पकड़ ली, मगर वहाँ भी मैं गाड़ी के मालिक की बेटी पर ही डोरे डालने लगा तो मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। इसी तरह एक दो जगहों पर मैंने इसी हरकत की और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। मैं फिर कोई दूसरी नौकरी की तलाश में जुट गया क्योंकि घर के खर्च, पिताजी की दवाओं का खर्चा सब तो मेरे जिम्मे ही था। मैंने फिर राहुल के सामने अपनी परेशानी रखी तो इस बार राहुल ने मुझे टूरिज्म टैक्सी में लगवा दिया। एक दिन मेरी टैक्सी में एक लड़की सोनिया आकर बैठी और बोली कि वह यहाँ जयपुर घूमने आई है, तो क्या वह उसे घुमाएगा। उस खूबसूरत लड़की को देखकर मैंने तुरंत हाँ बोल दी। सोनिया मेरे साथ जयपुर में कई जगहों पर घंटों घूमती रही और फिर शाम को एक होटल के बाहर रुककर मुझको भाड़े के पैसे देते हुए मुस्कुराकर बोली कि मैं कल भी उसे यहाँ से पिकअप कर लूँ। मुझको तो ग्राहक से मतलब था, वह कौन है, कहाँ से आई है, उससे मुझे क्या लेना देना। इसलिए दूसरे दिन भी मैं अपनी टैक्सी उसी होटल के सामने ले आया जहाँ सोनिया पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। इसी तरह यह रोज का सिलसिला बन गया। सोनिया उसी होटल के सामने मेरा इंतजार करती और मैं तय समय पर उसे लेने वहां पहुंच जाया करता था। एक दिन सोनिया ने मुझको अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया कि उसके पापा दिल्ली में एक बड़े डॉक्टर हैं और उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है। फिर उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। बातें करते हुए मैंने जैसे ही गाड़ी घुमाई तो सोनिया मेरे ऊपर गिरते गिरते बची। ओह, आपको लगी तो नहीं, मैंने पूछा। लगी है, यहाँ पर। अपने दिल पर हाथ रखकर सोनिया मुस्कुरा पड़ी तो मैं भी मुस्कुरा उठा। अब सोनिया अक्सर फोन पर मुझसे प्यार भरी बातें करती और कहती कि उसके सपने में अक्सर मैं ही दिखता हूँ, तो इसका यह मतलब हुआ कि वह मुझसे प्यार करने लगी है। इस बात पर मैं कुछ कहता तो नहीं था, पर मुझे भी सोनिया अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैं अब बिना बुलाए भी सोनिया को लेने उसके होटल पहुंच जाता था। मुझको अच्छे से कमाते धमाते देखकर पिताजी खुश तो होते, पर सोचते कि काश वह कोई अच्छी नौकरी कर रहा होता, क्योंकि उन्होंने बड़े अरमानों से मुझको पढ़ाया लिखाया था और सोचा था कि मैं भी एक दिन उनका नाम रोशन करूंगा। खैर, अब जो है उसी में खुश रहना पड़ेगा, यह सोचकर पिताजी बिस्तर पर पड़े राहत की सांस लेते थे। मेरे और सोनिया के बीच अब केवल ड्राइवर और ग्राहक तक का ही रिश्ता नहीं रह गया था, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। एक दिन सोनिया ने मुझको होटल बुलाकर एक बैग देते हुए कहा कि यह बैग उसे इस पते पर पहुंचाना है। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि उस बैग में है क्या। मैंने उस बैग को उसी पते पर पहुंचा दिया और यह सिलसिला चल पड़ा। अब अक्सर सोनिया मुझको दूसरे तीसरे पते पर बैग पहुंचाने के लिए कहती और इसके लिए वह मुझे डबल ट्रिपल पैसे भी देती थी। एक दिन फिर सोनिया ने मुझको अर्जेंट बुलाया और एक काला बैग पकड़ाते हुए कहा कि यह बैग उसे अभी इसी समय इस पते पर पहुंचाना है। मुझको अब सोनिया पर कुछ शक होने लगा कि ऐसा क्या है इस बैग में जो उसे अभी ही पहुंचाना है। आज तक मैं बैग लेने वाले आदमी का चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क लगा होता था। खैर, मैंने बैग लिया और वहां से निकल गया।
अभी मेरी टैक्सी थोड़ी बढ़ी ही थी कि तेज आवाज में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए मुझे रुकने को बोली। जी इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी रोककर मैंने घबराते हुए पूछा। नीचे उतरो और गाड़ी की डिक्की खोलो, एक पुलिस वाले ने डंडा घुमाते हुए कहा। पर इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी में कुछ भी नहीं है, मैंने सफाई दी। अभी पता चल जाएगा इस बैग में क्या है, खोलो इसे। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने सिपाही को ऑर्डर दिया तो उसने बैग खोला, जिसे देखकर मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि इस बैग में कोई मामूली सामान या कपड़े वगैरह नहीं थे, बल्कि ड्रग्स थी। पुलिस को पक्की जानकारी मिली थी कि इसी टैक्सी से ड्रग्स की तस्करी हो रही है। घबराहट में मैंने सोनिया को फोन लगाया, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। दोबारा उसे फोन मिलाने लगा कि पुलिस ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और पकड़कर मुझे पुलिस की गाड़ी में ढकेल दिया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ शुरू कर दी कि मेरे इस धंधे में और कौन कौन लोग शामिल हैं, मगर हर बार मैं एक ही बात दोहराता कि मुझे कुछ नहीं पता। मेरे फोन से सोनिया का नंबर मिला और जब उन्होंने पूछा कि यह लड़की कौन है और उससे उसका क्या रिश्ता है, तो मैं कहने लगा कि सोनिया ही मुझे बैग अलग अलग पतों पर पहुंचाने को बोलती थी और मैं पहुंचा दिया करता था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। पुलिस को यह तो समझ में आ गया कि इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है और मैं केवल एक मुहरा हूँ। मुझसे तो सोनिया यही बोलकर बैग पहुंचाने को कहती थी कि इस बैग में खाने पीने का सामान है, लेकिन उसमें ड्रग्स हो सकता है, या तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। काश मैं एक बार बैग खोलकर देख लेता तो आज इतनी बड़ी मुसीबत में न फंसता। उधर मेरे माँ बाप को जब पता चला कि उनके बेटे को ड्रग्स सप्लाई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मेरी माँ तो खड़े खड़े ही बेहोश होकर गिर पड़ी और पिताजी के प्राण पखेरु उड़ गए। क्या मिला उन्हें जिंदगी में? न अच्छे बेटे का सुख और न समाज में इज्जत। मगर राहुल जानता था कि मैं लाख बुरा सही, मगर मैं इतना घटिया काम कभी नहीं कर सकता। पुलिस की मार से तो बड़े से बड़ा अपराधी अपना गुनाह कबूल कर लेता है, मगर इतनी मार खाने के बाद भी मैं एक ही बात दोहरा रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस की शक की सुई अब सोनिया पर जा अटकी तो तुरंत उसने होटल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पता चला कि सोनिया अभी कुछ देर पहले ही चेकआउट करके जा चुकी है। अभी सोनिया हवाई जहाज पर बैठने ही वाली थी कि पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब सोनिया के पास कोई चारा नहीं था, सब कुछ बताने के सिवा। उसने जो बताया वह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि सोनिया ने मुझसे अपने और अपने परिवार के बारे में सब झूठ बताया था। उसके माँ बाप कई साल पहले एक हादसे में गुजर चुके थे। सोनिया के पास रहने खाने को कुछ नहीं बचा। वह एक डांस बार में काम करके अपना गुजारा चलाने लगी, मगर असली धंधा उसका ड्रग्स सप्लाई करना था। सोनिया के साथ और 5 लोग ड्रग्स तस्करी के धंधे से जुड़े हुए थे। मुझको पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे फंसाया गया था। मगर अपनी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी खोया, क्या वह मुझे अब कभी वापस मिल सकता है? शायद नहीं, क्योंकि चिड़िया खेत जो चुक चुकी थी।